ऐसे देखो, ट्रंप ने नए टैरिफ को रोकने के कारण डॉव 300 अंक उछला। क्या मुझे लगा कि वह सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यहीं पर ट्रंप ने व्यापक पारस्परिक टैरिफ योजना पर हस्ताक्षर किए। यही मैं अभी समझाने जा रहा था। ठीक है, चलो इसे यहां पढ़ते हैं। क्या हो रहा है, चलो इसे वास्तविक समय में देखते हैं। ठीक है, शेयर बढ़े, हमें यह मिल गया, ब्ला ब्ला ब्ला। डॉव ने इंट्राडे उच्च स्तर को छुआ। ठीक है, हमें यह समझ में आ गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पारस्परिक टैरिफ की जांच के लिए एक राष्ट्रपति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, लेकिन किसी भी शुल्क को लागू करने से पीछे हट गए। मैं समझ गया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अतिरिक्त टैरिफ, जिसमें ऑटो आयात पर भी शामिल हैं, आने वाले हैं, लेकिन उन्होंने इसके बारे में यही कहा था। खैर, अगर वह इसे एक वार्ता उपकरण के रूप में उपयोग कर रहे हैं तो मुझे उन्हें श्रेय देना होगा। और मैं सिर्फ टैरिफ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस तथ्य की बात कर रहा हूं कि आप कभी नहीं जानते कि वह क्या करने वाले हैं। वो वहां बैठ सकते हैं और कह सकते हैं कि टैरिफ आ रहे हैं, टैरिफ आ रहे हैं, फिर वो उन्हें लागू कर देते हैं। और फिर वो कह सकते हैं टैरिफ आ रहे हैं, टैरिफ आ रहे हैं, और आखिरी क्षण में उन्होंने कहा, ओ हाँ, वास्तव में हमने तय किया है कि हम टैरिफ नहीं लगाने जा रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे और इसे रोक देंगे। मुझे नहीं पता कि वे लोग जो वास्तव में कट्टर मैगा समर्थक हैं, आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी गलत नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता कि वे वास्तव में इसे कैसे मानते हैं, और ये सब उनके खिलाफ कुछ नहीं है, मैं बस जिज्ञासु हूं। मुझे नहीं पता कि जैसे उनके दिमाग में वे सोचते हैं, ठीक है, हमें टैरिफ की जरूरत है, हमें टैरिफ की जरूरत है, और ये टैरिफ हमें अमीर बना देंगे क्योंकि यह सभी उच्च वेतन वाली नौकरियों को वापस लाएगा। और मैं आप पर विश्वास करता हूं डोनाल्ड ट्रंप, आप टैरिफ के साथ अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे क्योंकि यह सभी उच्च वेतन वाली नौकरियों को वापस लाएगा। और फिर वह कुछ टैरिफ लगाते हैं और फिर वह टैरिफ को रोक देते हैं, और फिर यहां वह कहते हैं, खैर शायद हम आगे बढ़कर इन टैरिफ के साथ होने वाले समझौतों पर शोध करेंगे। और फिर मैगा लोग, कम से कम उनमें से कुछ, जैसे हैं, हाँ अच्छा काम किया ट्रंप, आप इसे एक वार्तालाप उपकरण के रूप में उपयोग कर रहे हैं। और यह अजीब है कि आप सोचेंगे कि वे ट्रंप से नाराज होंगे, क्योंकि हम अमीर बनने के लिए क्यों इंतजार कर रहे हैं? अगर टैरिफ विनिर्माण नौकरियों को वापस लाने वाले हैं तो हम क्यों इंतजार कर रहे हैं? जैसे क्या हमें इसे तुरंत नहीं करना चाहिए? और फिर से, अगर हमारे पास अन्य देशों के साथ ये सभी व्यापार नीतियां इतनी अनुचित हैं तो हमें एक खराब सौदा मिल रहा है ना? मेरा मतलब है ये पारस्परिक हैं। तो अगर XYZ देश हम पर 25% टैरिफ लगा रहा है तो हम उन पर 25% टैरिफ वन मोर क्यों नहीं लगा रहे हैं? अब मैं ये नहीं कह रहा कि हमें ऐसा करना चाहिए, मैं बस ये कह रहा हूं, इसे इस दृष्टिकोण से देख रहा हूं जैसे टैरिफ ही रामबाण है, एकमात्र समाधान। मुझे नहीं पता कि आप इन सभी चीजों को कैसे सुलझाते हैं, और फिर से ये किसी पर कोई आक्षेप नहीं है, मैं बस जिज्ञासु हूं, मैं बहुत जिज्ञासु हूं। तो चलिए यहां कुछ विवरण प्राप्त करते हैं या प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मैं बस विचार कर रहा हूं। डॉव ने इंट्राडे उच्च स्तर को छुआ। ठीक है, हमें यह मिल गया। राष्ट्रपति ने एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर की। ठीक है, चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो मुख्य चर्चा बिंदु, ट्रंप ने ओवल ऑफिस में एक समाचार सम्मेलन आयोजित किया। वहीं मुझे लगा कि वह सब कुछ घोषित करने वाले थे, और यही हम आज सुबह से समाचारों में सुन रहे थे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर बड़े अक्षरों में इस घटना का संकेत दिया था। हाँ, और मुझे लगता है कि मैंने ट्रुथ सोशल की बात पढ़ी थी, और ये कुछ ऐसा था, टैरिफ आ रहे हैं, हम तुम्हें पकड़ने वाले हैं, हम उन्हें पकड़ रहे हैं। और फिर 1 घंटे बाद वह ऐसा था, अरे नहीं, वास्तव में नहीं, नए टैरिफ कुछ महीनों बाद तक प्रभावी नहीं होते। ठीक है, मुझे नहीं पता क्यों हम अमीर बनने के लिए क्यों इंतजार कर रहे हैं। क्या हम अभी अमीर नहीं बनना चाहते? गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक राष्ट्रपति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, समझ गया, वे हमसे शुल्क लेते हैं, एक कर या टैरिफ, तो हम उनसे शुल्क लेते हैं। ठीक है, लेकिन शायद वह यहां 3D शतरंज खेल रहा है और मैं इसे नहीं देख रहा हूं, लेकिन अगर ये वही है जो हमें करना चाहिए, मेरा मतलब है चलो इसे करते हैं, है ना? हम इसे करने के लिए महीनों का इंतजार क्यों कर रहे हैं? मेरा मतलब है, आप कह सकते हैं, खैर शायद वह दे रहा है, मुझे नहीं पता। अमेरिका निर्माताओं को समय, उत्पादन में तेजी लाना, शायद वह समझता है कि इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधा आ सकती है और वह ऐसा नहीं करना चाहता, तो वह इसे एक बातचीत की रणनीति के रूप में इस्तेमाल कर रहा है और फिर धीरे धीरे इसमें शामिल हो रहा है। जब आपूर्ति श्रृंखलाएं इस तरह से समायोजित हो सकती हैं कि यह अमेरिका में हमारे पास मौजूद वस्तुओं या सेवाओं की मात्रा को प्रभावित नहीं करता, शायद यही बात है। आइए उसे संदेह का लाभ दें, हम एक समान खेल का मैदान चाहते हैं, ट्रंप ने कहा। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अतिरिक्त टैरिफ
जिनमें ऑटो आयात पर भी शामिल हैं, आने वाले हैं। देखिए, फिर से मुझे नहीं पता। मेरे लिए यह मुश्किल है कि मैं उसकी कही किसी भी बात पर ज्यादा भरोसा करूं, क्योंकि ये सच है। कुछ बातें जो वह कहता है उन पर वह वास्तव में कार्रवाई करता है, और उसने अपने पहले 4 हफ्तों में शायद पिछले 5 राष्ट्रपतियों को मिलाकर जितनी कार्रवाई की है उससे अधिक की है, उसे छोड़कर। और इसलिए कड़ी मेहनत करने के लिए उसे सलाम, और मूल रूप से आप जानते हैं इसे सच कर दिखाना। लेकिन फिर से आप कभी नहीं जानते, आप जानते हैं अगर वह 10 बातें कहता है, उनमें से 5 बाम हो गई, बाकी 5 ऐसा लगता है ये एलन मस्क के बहुत समान है कि वह वहां बैठेगा और आपको कुछ भी बता देगा। ओ हाँ, हम सैन फ्रांसिस्को से लेकर न्यूयॉर्क सिटी तक एक सुरंग खोदने जा रहे हैं। आप सोचते हैं क्या, या आप सोचते हैं ओह हाँ, हमें याद है कि सभी स्वायत्त टैक्सियां जो हमारे पास होंगी, मेरा मतलब है वह इसके बारे में लगभग 5 साल पहले बात कर रहे थे। ओह, इसके लिए आपका समय सीमा क्या है एलन? ओह, शायद 6 महीने। 6 महीने में कैलिफोर्निया की हर कार में स्वायत्त ड्राइविंग होगी। क्या आप किस बारे में बात कर रहे हैं? और फिर वह ये सब पागल चीजें करने जा रहे हैं। वैसे रोडस्टर कहाँ है? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि रोडस्टर कहाँ है। सभी सेमी ट्रक कहाँ है? मुझे नहीं पता। लेकिन दूसरी ओर वह लोगों को चांद पर भेज रहे हैं और वह ये सभी अविश्वसनीय चीजें कर रहे हैं। तो ऐसा है, वह 10 बातें कहेंगे, वह उनमें से केवल 5 ही करेंगे, बाकी 5 पूरी तरह से बकवास हैं। लेकिन उन 5 चीजों के साथ भी जो वह कहते हैं कि वह करने जा रहे हैं, वह जो करते हैं वह अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तो यह वास्तव में कोई आलोचना नहीं है, ये सिर्फ एक बयान है कि मैं बस ये नहीं जानता कि इसे कैसे समझूं। ट्रंप जो कुछ भी कहते हैं, मैं नहीं जानता कि, मुझे लगता है इसे अपने विश्लेषण में कैसे शामिल करूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसके वास्तव में सच होने की संभावनाएं क्या हैं। मुझे लगता है कि यह कहने का शायद सबसे अच्छा तरीका है। तो अब तक उन्होंने जो किया है, स्पष्ट रूप से कहें तो नए टैरिफ्स का पालन किया जाएगा। और वे कब आएंगे कौन जानता है, लेकिन नए टैरिफ्स, मान लें कि वे आते हैं, उन टैरिफ्स के ऊपर लगाए जाएंगे जो हमारे पास पहले से हैं, जो उन्होंने लागू किए हैं। चीन, खैर, उन्होंने वास्तव में कनाडा और मेक्सिको पर ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने उसे भी रोक दिया था। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो एकमात्र काम किया है, आप लोग मुझे सही कर सकते हैं अगर मैं गलत हूं, वह है चीन पर सिर्फ 10%। और फिर उनके पास कुछ स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ्स भी थे जो कनाडा और मेक्सिको को प्रभावित कर सकते थे। शायद इसीलिए वे उन 2 देशों का जिक्र कर रहे हैं, जब बाकी सभी चीजों के साथ उन्होंने विशेष रूप से उन 2 देशों के साथ इसे रोक दिया। लेकिन उन्होंने कांग्रेस से यह भी आग्रह किया कि वह ट्रंप रेसिप्रोकल ट्रेड एक्ट पारित करे, जो उन्हें किसी भी देश के सामान पर टैरिफ लगाने का अधिकार देगा जिसके पास अमेरिका पर उच्च टैरिफ हैं। निर्मित सामान। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें अब तक कांग्रेस की जरूरत नहीं पड़ी। पद संभालने के बाद से ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर टैरिफ लगाने की अपनी योजना का संकेत दिया है। उन्होंने अमेरिकी यूरोपीय साझेदारों के साथ व्यापार घाटे को उजागर किया है और शिकायत की है कि यूरोपीय संघ ने पर्याप्त अमेरिकी कारें या कृषि उपकरण नहीं खरीदे। ठीक है, मेरा मतलब है ये बस वापस जाता है। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि किसे गंभीरता से लेना है और किसे नहीं। और शायद यही ट्रंप की कोशिश है, ईमानदारी से शायद यही उनकी रणनीति है। तो अब चलिए, वास्तव में मैं उत्सुक हूं ये देखने के लिए कि जीरो हेज इन शो के बारे में क्या कह रहा है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि कई बार जीरो हेज हमें सीएनबीसी पर जो हम देखते हैं उससे अधिक जानकारी देता है, और मेरे पास अभी भी बहुत सारे सवाल हैं। मैं अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां क्या हो रहा है। जैसा कि कल रात रिपोर्ट किया गया था, ट्रंप ने आधिकारिक रूप से पारस्परिक शुल्क पर एक कार्रवाई पर हस्ताक्षर किए हैं जो उन सभी देशों को लक्षित करता है जिनके पास उच्च शुल्क हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन वे नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें लागू किया गया है। ऐसा लगता है कि ट्रंप ने पारस्परिक को चुना है। ठीक है, समझ गया। हालांकि यह सिर्फ एक शुरुआत है। जो अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि जैसा कि हमने पहले चेतावनी दी थी, अमेरिका यूरोप के वैट के खिलाफ प्रतिशोध लेने के लिए तैयार दिखता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपने कुछ साइन किया और कहा हां मैं इसे साइन कर रहा हूं, तो आपको सावधान रहना चाहिए। मैं इसे लागू नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इसे साइन कर रहा हूं। मुझे नहीं पता, फिर से मुझे नहीं पता कि इसे कैसे खेला जाए। मुझे नहीं पता कैसे, इसका मतलब क्या है। क्या इसका मतलब है कि आपने एक कदम
आगे बढ़ाया है या हम अभी भी उसी जगह पर हैं, मुझे नहीं पता। वह पारस्परिक टैरिफ की घोषणा करते हैं। ठीक है, हम वैट वैट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं समझ गया। आइए बस ध्यान केंद्रित करें, ठीक है, और अधिक वैट पर। और फिर ट्रंप ने रिपोर्टर्स से कहा है कि वह कारों, सेमीकंडक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स पर आयात कर लगाएंगे, पारस्परिक टैरिफ के अलावा। ठीक है, लेकिन फिर से वह इन सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वह वास्तव में यहां क्या कर रहे हैं? सिर्फ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के अलावा। हाँ, तो जीरो हेज, मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन शायद सीएनबीसी गलत है। शायद उन्होंने उन पर हस्ताक्षर किए हैं और वे अभी यहीं लागू हैं। मैं इसे फिर से पढ़ रहा हूं ताकि यह सुनिश्चित कर सकूं कि मैं इसे सही समझ रहा हूं। नए टैरिफ में लागू नहीं, अच्छी टाइप हो सीएनबीसी। आओ भाई, नए टैरिफ कुछ महीनों बाद तक प्रभावी नहीं होते, तो मुझे देखना होगा कि यह कल कैसे सामने आता है, क्योंकि आप जानते हैं, मुझे नहीं पता कि जीरो हेज इसे क्यों शामिल नहीं कर रहा है, हालांकि यह उनके कथानक के विपरीत है, लेकिन मुझे लगता है कि यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। और फिर से आपको वास्तव में यह देखने के लिए कल के लाइव स्ट्रीम तक इंतजार करना होगा कि यहां धूल कैसे बैठती है। लेकिन मैं बहुत उत्सुक हूं, मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ पर हस्ताक्षर किए, इसमें कोई विवाद नहीं है, लेकिन वास्तव में उन्होंने क्या हस्ताक्षर किए? क्या उन्होंने उन टैरिफ पर हस्ताक्षर किए जो अब लागू हैं, या यह सिर्फ कुछ समय के लिए है? हमें यह भी नहीं पता कि कौन सा महीना, बस कुछ समय भविष्य में जो मेरे लिए वास्तव में कुछ भी नहीं कहता। ठीक है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, मेरा मतलब है ये वही है जो मैंने साल की शुरुआत में सोचा था कि 2025 में हम बस भारी अस्थिरता देखेंगे, पागल चीजें होंगी। मैंने कहा कभी नहीं होगा, मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है। इतने अधिक अनजान हैं जितने मैंने कभी नहीं देखे, सिवाय सर्वेसियस बीमारी के। लेकिन मैं आपको एक बात का आश्वासन दे सकता हूं, कभी भी एक नीरस क्षण नहीं होगा। और 2025 उसी तरह से सामने आया है, ये एक भविष्यवाणी है जो मैंने निश्चित रूप से सही की। अरे दोस्तों, मैं व्यक्तिगत रूप से आप में से प्रत्येक को इस साल के रेबेल कैपिटलिस्ट लाइव में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। यह वह अद्भुत सम्मेलन है जिसे मैं हर साल आयोजित करता हूं, जो आपको एक अभेद्य पोर्टफोलियो बनाने में मदद करता है। यह आपकी स्वतंत्रता को बढ़ाने में मदद करता है, साथ ही यह आपके नेटवर्क के आकार को बढ़ाने में भी मदद करता है। दूसरे शब्दों में, आपको समान विचारधारा वाले लोगों से मिलने का मौका मिलता है। यह ऑरलैंडो में है, 23 मई से 25 मई तक। पिछले वक्ताओं में रॉबर्ट कियोसाकी, रॉन पॉल, पीटर शिफ, माइक मालोनी, लिन, एल्डन जैसे लोग शामिल रहे हैं, बस कुछ नाम लेने के लिए। तो अपने टिकट एएसएपी प्राप्त करने के लिए और यह जानने के लिए कि इस साल के रेबेल कैपिटलिस्ट लाइव में कौन बोल रहा है, आप इसे rebelcapitalistlive.com पर देख सकते हैं। और एक छोटी सी अंदरूनी जानकारी, अगर आप अपने टिकट जल्दी ले लेते हैं तो आपको छूट मिल सकती है, क्योंकि जैसे जैसे हम इवेंट के करीब आते जाते हैं, टिकटों की कीमत बढ़ जाती वाकई है। तो इंतजार मत कीजिए, अभी rebelcapitalistlive.com पर जाएं और अपने टिकट प्राप्त करें। और मैं आपको ऑरलैंडो में 23 से 25 मई के बीच मिलूंगा।